कि अगर महतो लोगों को मिलेगा तो ये आपको ये डर है कि ये जो संथाल हैं, भूमिज हैं, उनसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे, यही डर है ना। झारखंड में एकदम साफ साफ मैं खोल के बोलता हूं, यही डर है। तो इस डर के चलते इनका हक मारा जाएगा क्या? ये कोई लॉजिक है? इस डर की वजह से इनका हक नहीं मारा जाएगा। हम सरकार से ये कहेंगे कि आपकी पॉलिसीज में इतना सुधार होना चाहिए कि अगर इनके आगे बढ़ने से अगर किसी और का डिप्राइवेशन होता है तो आप कुछ और काम करिए। बेईमानी होने का कोई कारण नहीं है। अगर आपने कोई रिसर्च किया होता, आपने कोई दस्तावेज लगाया होता कि इस कारण से हमको लगता है कि इनको नहीं मिलना चाहिए एसटी का आरक्षण, आपने उनको बैकवर्ड बना दिया, तो हम समझते। आपके पास कोई ऐसा कारण मौजूद नहीं है केंद्र सरकार के पास। आपने एक झटके में बिना किसी वजह, बिना कोई कारण का, जिसका कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है, आपने इनका नाम हटा दिया और उसके बाद उसका नतीजा ये हुआ कि इनका लैंड एलियनेशन हुआ और जो इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी एसटी की वो मिली नहीं। तो बाकी लोग इनसे आगे चले गए। पॉलिटिकली देखिए कि सबसे मजबूत का, जैसा जो आप कह रहे हैं, इनके पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, अगर आप कंपेयर करेंगे संथाल और दूसरे लोगों से, भूमिज लोगों से, तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, सबसे ज्यादा ताकत इनके पास है, सबसे ज्यादा जमीन है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकली कहां स्टैंड करते हैं। अब अगर ये आगे चले गए आरक्षण के बाद तो आपको लगेगा अरे अब तो संथाली पीछे जा रहे हैं, मुंडा पीछे जा रहे हैं। तो पीछे जा रहे हैं तो उनको आगे करने की दूसरी पॉलिसीज बनाइए ना। इनके साथ उनका क्या कंपैरिजन है? महतो लोगों को आप, यहाँ के जो आदिवासी ऑलरेडी रिकॉग्नाइज आदिवासी हैं, संथाल हो, मुंडा, आप उनसे क्यों लड़ा रहे हैं? उनके साथ इनकी कोई लड़ाई नहीं है। ये तो संथालियों के एक समूह का हिस्सा है ये महतो, जो उनसे अलग हो गया। लेकिन आप बिल्कुल यकीन मानिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर इनको एसटी का दर्जा मिलता है तो यहां जो ट्राइब्स हैं, एक कम्युनिटी के रूप में, ट्राइब्स कम्युनिटी के रूप में, सारे ट्राइब्स, इनकी ताकत मजबूत होगी। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड की राजनीति में ऐसे ही हलचल मची हुई है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से एक तरफ भाषा का आंदोलन चल रहा है, एक तरफ खतियान जो आधारित स्थानीय नीति को लेकर, और अभी सरकार की स्थिरता को लेकर। इसी बीच में एक हाईकोर्ट में पीआईएल दायर हुआ है और कल इस पर सुनवाई हुई थी कि जो यहाँ के कुर्मी हैं, जो महतो, जो उन्होंने आदिवासी की जो है दर्जा प्राप्त करने के लिए काफी समय से जो है संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब ये मामला न्यायालय में चला गया है। और इस मामले में जब हाईकोर्ट में पीआईएल पर कल सुनवाई हुई है, और हमारे साथ जो है अधिवक्ता, जो कुर्मी संगठन की तरफ से ये मामले को एक तरह से वहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं, अखिलेश श्रीवास्तव जी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के भी अधिवक्ता हैं। इनसे हम पूछते हैं और समझते हैं कि आखिर ये मामला कितना गंभीर है और क्यों जो है यहाँ की जो कुर्मी हैं, जो महतो हैं, उनको आदिवासी का दर्जा क्यों देना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल यही से शुरुआत सर करेंगे, क्यों जो यहाँ की कुर्मी हैं उन्हें आदिवासी का दर्जा क्यों मिलनी चाहिए? 2008 के बाद और 2021 के बीच में जो जेनेटिक रिसर्च हुए पूरे दुनिया में, केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, उसने इस तरह के जो सवाल हैं कि कौन ट्राइब है, कौन नॉन ट्राइब है, कौन, उसकी जाति क्या है, मतलब ये जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हिंदुस्तान में, ट्राइब, आदिवासी, गैर आदिवासी और जाति, ये तीनों सवाल जो है ये हिस्ट्री और सोशियोलॉजी से बाहर चला गया। अब जेनेटिक्स ये तय कर रहा है कि कौन आदिवासी है, कौन आदिवासी नहीं है, कौन किस जाति का है और उसका इतिहास क्या है, ये अब जेनेटिक्स तय कर रहा है। और जेनेटिक्स की जो फाइंडिंग्स हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े जेनेटिसिस्ट हैं, डेविड रीच, उनकी किताब है, उनकी किताब जब आई उसके बाद ही इस पर चर्चा पूरी दुनिया में चलने लगी, क्योंकि वो हिंदुस्तान को स्पेसिफिक करके हिंदुस्तान के डेमोग्राफी के बारे में उन्होंने पूरा रिसर्च किया जेनेटिक। उनकी किताब है हु वी आर एंड हाउ वी गॉट हियर, वो फेमस किताब है। उसी के आधार पर अर्ली इंडियंस लिखी गई, जो टॉनी जोसेफ साहब हैं, उनकी किताब, जिस किताब को मैंने कल ऑनरेबल हाई कोर्ट में रेफर किया। तो ये जब रिसर्च आया उसके बाद दुनिया को देखने का तरीका बदल गया, इतिहास को डिफाइन करने का तरीका बदल गया। जैसे अब आज की तारीख में ये है, आप अगर सोशियोलॉजी हिस्ट्री से अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने इनको आदिवासी माना 1931 तक। कैटेगरिकली था कि उनका जो सक्सेशन एक्ट है वो यहाँ के उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो आदिवासी हैं, उसमें कुर्मी भी शामिल थे। अचानक 1931 के बाद आप गायब हो गए। तो 1931 से लेकर 1947 तक अंग्रेज थे, उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की, उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। और 47 में आजाद होने के बाद आपने कुछ 3 साल में क्या किया? आपने 3 साल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ, उसके बाद संविधान अडॉप्ट हुआ। तो जो दस्तावेज आपके पास हो सकते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट है, और कुछ आपने किया नहीं। आपके पास तो कुछ थी नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, आपके पास कोई सरकार जैसी चीज नहीं थी, वो केवल नाम की सरकार थी क्योंकि आपको सपोर्ट था। आपने कोई कमेटी नहीं बनाई, कुछ नहीं किया। तो 3 साल में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया।
अचानक से ये गायब हो गया इनका नाम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर जब 1950 लागू हुआ, उसमें से इनका नाम, बाकी सारे आदिवासी लोगों का नाम है, इनका नाम चला गया। कैसे चला गया? कुछ तो होना चाहिए। हम लोगों ने पूरा खोज, हम लोग एक करीब 8-9 महीने हम लोग लगाए इस पिटीशन को ड्राफ्ट करने से पहले, कंप्लीट करने से पहले। हम लोगों ने सारे दस्तावेज को खंगाला, 50-60 किताबें हम लोगों ने पढ़ी, संविधान इससे पार्लियामेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो किताबें हैं, वो सारा हमने खंगाला, कहीं कोई जिक्र नहीं। तो कैसे गायब हो गया? तो एक अनुमान ये है कि मिस्चिफ है, कोई एक बड़ा लॉबी बिहार का या कहीं का था जो ये चाहता था कि इनका जो आदिवासी का दर्जा है, क्योंकि एक डोमिनेटिंग कम्युनिटी है, इंटेलिजेंट कम्युनिटी है, नो डाउट। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो जमीन सबसे ज्यादा इनके पास है और उस जमीन के होने से इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कमाल किया, वो मैं बताऊंगा। इसकी वजह से कोई मिस्चिफ इनके साथ हुआ जिसकी वजह से वो नाम निकला, नहीं तो इनका नाम हटाने का कोई भी दस्तावेज मौजूद नहीं है, कोई भी कारण मौजूद नहीं है। सर, मेरा सीधा सा सवाल है पॉलिटिकली और आज के रेफरेंस में, आप इस सारी बातें, ठीक है, हिस्ट्री से आपने जो भी मैंने हमें दिया, जेनेटिक्स से बताया, हाँ, जो भी जेनेटिक्स से आपने दलील दिया, आज के संदर्भ में मेरा ये कहना है कि झारखंड में जो कुर्मी है, जो जाति है, ठीक है, उसको आप आदिवासी की दर्जा मिलनी चाहिए, इस बात को किस तरीके से आप डिफेंस करेंगे या किस तरीके से आप बताएंगे क्यों मिलना जरूरी है? मेरा देखिए, सीधा सा सवाल है इसका भी जेनेटिक जवाब हम जेनेटिक से ही, आज के संदर्भ में जेनेटिक से ही जवाब आपको देते हैं। आप बताइए कि इस देश में मैंने 4 समूह बताया, द्रविडियन बताया, ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज बताया, इंडो यूरोपियन जो आर्यन लोग हैं, और उसके बाद ओंगे लोग जो एकदम शुरू में आए 65,000 साल पहले। इसमें सबसे ज्यादा विकसित कौन है? जवाब हमको मालूम है। सबसे ज्यादा विकसित अगर आपको दिखेंगे, मतलब जो सोशली और पॉलिटिकली सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं, वो ब्राह्मण लोग हैं, सवर्ण लोग हैं। तो ये जो जीन का जो डिवीजन है, ये बिल्कुल साफ साफ बताता है। तो सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट लोग हैं वो सवर्ण हैं। आप उनके सामने ये जो कुर्मी लोग हैं इनको रखिए, कहां स्टैंड करते हैं? आपको कुर्मी एक चीफ जस्टिस नहीं मिला ना आज तक 20 साल में। जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में मैंने आपको कहा था, सारे ब्राह्मण हैं या सवर्ण लोग हैं या मिडिल कास्ट में अगर कोई बना भी होगा चीफ जस्टिस तो बहुत मजबूत आदमी होगा। हमको तो ज्यादा नाम ब्राह्मण याद है जो जिनके सामने मैंने अपीयर भी किया है। लेकिन जो आरक्षण का प्रावधान था संविधान में, जो हमारा भी वर्तमान प्रावधान है कि भैया जाति के आधारित पर मिला था, जो कमजोर थे या जो जिस तरीके से भी ये थे, जो आधार था, तो उसमें झारखंड के अंदर कुर्मी को एसटी का दर्जा क्यों चाहिए? क्या वो आपको दिख रहे हैं कि सोशली, इकोनॉमिकली या किसी भी तरीके से कमजोर हैं एकदम? देखिए, आरक्षण का आधार 2 है, एक एसटी और एक एससी, एक शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट लोग बेसिकली आर्यन लोगों में है ना, वो आपको फिर द्रविडियन और ऑस्ट्रो एशियाटिक में नहीं मिलेंगे। और दूसरा है एसटी जो आदिवासी हैं। आप तब उसी डेफिनेशन से जाइए जिसको मैं कह रहा हूं, जेनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब जिनका डाइवर्सिफिकेशन कम हो गया। तो आप अगर, मैंने कहा कि आप ब्राह्मण से इनकी तुलना कर लीजिए, तो इनका जेनेटिक ड्रिफ्ट है कि नहीं? जो महतो लोग हैं, तो अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट है और ये आदिवासी हैं, तो इनको आज से 70 साल पहले, अगर 70 साल पहले अगर इनको मिल गया होता आरक्षण, तो इनका लैंड एलियनेशन काफी कम होता। और अगर ये दूसरे जो आदिवासी हैं, पूरे देश में जो दूसरे आदिवासी हैं एसटी के नाम पे जिनको आरक्षण मिला हुआ है, अगर इनको आरक्षण मिलता तो आज शायद ये कहने की स्थिति में हो सकते थे कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए। लेकिन आपने तो इनको दिया नहीं। आपने एक झटके में बिना किसी वजह, बिना कोई कारण का, जो आप जिसका कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है, आपने इनका नाम हटा दिया। और उसके बाद उसका नतीजा ये हुआ कि इनका लैंड एलियनेशन हुआ और जो इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी एसटी की, वो मिली नहीं। तो बाकी लोग इनसे आगे चले गए। पॉलिटिकली देखिए कि सबसे मजबूत का, जैसा जो आप कह रहे हैं, इनके पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, अगर आप कंपेयर करेंगे संथाल और दूसरे लोगों से, भूमिज लोगों से, तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, सबसे ज्यादा ताकत इनके पास है, सबसे ज्यादा जमीन है। लेकिन फिर भी पॉलिटिकली कहां स्टैंड करते हैं? ये काफी पीछे है। नहीं तो जितनी इनके पास ताकत, जितनी जमीनें हैं, जितनी ताकत है, जितनी बुद्धि इनको है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, इनको रूलिंग क्लास होना चाहिए। तो नहीं है रूलिंग क्लास, रूलिंग क्लास तो कोई और है। तो कहीं ना कहीं इनके साथ डिप्राइवेशन हुआ, इनके साथ बेईमानी हुई। और सबसे बड़ी बात जो बार बार मैं कह रहा हूं, बेईमानी होने का कोई कारण नहीं है। अगर आपने कोई रिसर्च किया होता, आपने कोई दस्तावेज लगाया होता कि इस कारण से हमको लगता है कि इनको नहीं मिलना चाहिए एसटी का आरक्षण, आपने उनको बैकवर्ड बना दिया, तो हम समझते। आपके पास कोई ऐसा कारण मौजूद नहीं है केंद्र सरकार के पास। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि केंद्र सरकार के पास कोई दस्तावेज नहीं है जिसके आधार पर वो मेरी पिटीशन को चैलेंज कर सके, यहां या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अगला सवाल हमारा ये रहेगा कि अगर हम झारखंड के अंदर जो महतो कम्युनिटी है, कुर्मी
अगर उनको हम आदिवासी एसटी में अगर शामिल कर लेते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि फिर आदिवासियों के साथ बेईमानी होगी? देखिए उनका अधिकार। देखिए पहली बात तो आप कुर्मी को आदिवासियों से अलग करके सवाल कर रहे हैं, जो गलत है। पहली बात जवाब तो मेरा यही है कि कुर्मी जो है आदिवासी आज से अलग है, आज तो अलग है संवैधानिक रूप से। संवैधानिक ठीक रूप से है, अलग है। मैं आपकी बात सही है, मैं वही जवाब देता हूँ, संवैधानिक रूप से सही है। लेकिन ये बेईमानी उसी तरह की बात हो गई जो फॉरवर्ड लोग करते हैं कि आप अगर उनको एसटी को आरक्षण देते हैं और एससी को आरक्षण देते हैं तो उससे जो मेरिट है वो खराब होता है, जो मेरिटोरियस लोग हैं। ये लॉजिक जो ये उसी तरह का लॉजिक है कि अगर आप आज इनको मिल जाएगा तो बाकी आदिवासियों को क्या होगा। आप इस तरीके से नहीं सोच सकते हैं कि किसी को मिलने से किसी दूसरे का क्या होगा। आप दूसरे को जैसे थोड़ी देर के लिए मान लें, मैं आपको उदाहरण से समझा देता हूं कि अगर महतो लोगों को मिलेगा तो ये आपको ये डर है कि ये जो संथाल हैं, भूमिज हैं, उनसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे। यही डर है ना, झारखंड में एकदम साफ साफ मैं खोल के बोलता हूं, यही डर है। तो इस डर के चलते इनका हक मारा जाएगा क्या? ये कोई लॉजिक है? इस डर की वजह से इनका हक नहीं मारा जाएगा। हम सरकार से ये कहेंगे कि आपकी पॉलिसीज में इतना सुधार होना चाहिए कि अगर इनके आगे बढ़ने से अगर किसी और का डिप्राइवेशन होता है तो आप कुछ और काम करिए। आपको एजुकेशन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, आपको हेल्थ की फैसिलिटीज को बढ़ानी पड़ेगी, आपको उनकी जो सोशल रिक्वायरमेंट्स है, उनकी जो संस्कृति है, उसको बचाने के लिए जितने नए पॉलिसीज लाने हैं आपको ले आने पड़ेंगे। आप इनको क्यों लड़ा रहे हैं इनके साथ? महतो लोगों को आप यहाँ के जो आदिवासी ऑलरेडी रिकॉग्नाइज आदिवासी हैं, संथाल हो, मुंडा, आप उनसे क्यों लड़ा रहे हैं? उनके साथ इनकी कोई लड़ाई नहीं है। ये तो संथालियों के एक समूह का हिस्सा है ये महतो, जो उनसे अलग हो गया। जैसे प्राइमेट से ही मनुष्य अलग हुआ, उसी तरह की बात है कि ये लोग ओरिजिनेट हुए एक तरीके से, लेकिन एक संथाली हो गया और एक महतो हो गया। इन दोनों के बीच में ज्यादा फर्क नहीं, आप इनका लैंग्वेज देख लीजिए, बहुत ही कम फर्क है। ये बिल्कुल प्योर आदिवासियों और इनका और संथालियों के साथ या दूसरे आदिवासियों के साथ कोई झगड़ा नहीं है। अगर कहीं किसी पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि संथाली पिछड़ने लगे या कोई और पिछड़ने लगे, आज पिछड़ने की बात इसलिए हो रही है कि संथाली आगे हैं, ये पीछे हैं, मुंडा आगे है, ये पीछे हैं। अब अगर ये आगे चले गए आरक्षण के बाद तो आपको लगेगा अरे अब तो संथाली पीछे जा रहे हैं, मुंडा पीछे जा रहे हैं। तो पीछे जा रहे हैं तो उनको आगे करने की दूसरी पॉलिसीज बनाइए ना। इनके साथ उनका क्या कंपैरिजन है? हम इनके डिप्राइवेशन की बात, इनके साथ अन्याय हुआ उसकी बात कर रहे हैं। अगर वो पिछड़ने लगेंगे तो आपको दूसरी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी है। सरकार का काम है, ये सरकार का काम है देखना कि कोई भी आदिवासी जो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से आदिवासी रह गया है वो पीछे न रह पाए, और उसके लिए आपको जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। उसके लिए अगर आपको फॉरवर्ड लोगों को रोकना पड़ेगा तो रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये बेईमानी चलेगी नहीं। अगला सवाल कि भाई ये तो झारखंड में कुर्मी को जो है आदिवासी को लेकर पॉलिटिकल मूवमेंट रहा और लगातार कई सालों से मांग वो लोग अपने अपने मांगते रहे हैं, लेकिन अब इसको एक तरीके से कानूनी जो है लड़ाई लड़ने की ये हो रही, तो इससे नहीं लगता है कि थोड़ी सी झारखंड में और हलचल बढ़ जाएगी? इसलिए कि अब अभी तक पॉलिटिकल ये मूवमेंट चलता था, आंदोलन होता था, ज्ञापन सौंपते थे, अब कोर्ट में, तो इससे क्या बदलाव आप देख रहे हैं झारखंड की राजनीति में? इसलिए कि पहले से ही स्थानीयता और भाषा को लेकर लड़ाई चल रही है। सर देखिए, मैं आपका जो डर है उससे मैं सहमत नहीं हूं। मेरे पास इसका दो जवाब है। पहला जवाब कि जो आदिवासी कम्युनिटी हैं झारखंड में वो मजबूत होंगे। अगर इनको एसटी का दर्जा मिला, कुर्मी लोगों को, तो यहाँ जितने आदिवासी हैं एक समूह के रूप में, एक आदिवासी ट्राइब के रूप में, टोटल ट्राइब, नॉट डिफरेंट ट्राइब, सारे ट्राइब, क्योंकि इनका जो बेसिक कॉन्ट्राडिक्शन है ट्राइब और नॉन ट्राइब का कॉन्ट्राडिक्शन है झारखंड में, तो एज ए ट्राइब ये काफी मजबूत होंगे और नॉन ट्राइब के लिए दिक्कत होगी झारखंड में, ये पक्की बात है। इनका आपस में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये फितूर है दिमाग का। जो कॉन्ट्राडिक्शन इनका हो सकता है वो जो जेएमएम के लीडर हैं, कांग्रेस के जो लीडर हैं, कांग्रेस में जो आदिवासी लीडर हैं, या जो बीजेपी में आदिवासी लीडर हैं, तो अगर ये जो घराना बन गया है जिसको क्या नाम है, राजवाड़ा कहते हैं, शिबू सोरेन साहब का राजवाड़ा, अर्जुन मुंडा साहब का राजवाड़ा, ये राजवाड़ा क्यों चल, डेमोक्रेसी है कि मजाक है? ये राजवाड़ा क्यों चलना चाहिए? मुलायम सिंह यादव का, लालू यादव का ये राजवाड़ा क्यों चलना चाहिए? पीपुल्स डेमोक्रेसी होनी चाहिए ना। तो अगर ये राजवाड़ा खत्म होता है, शिबू सोरेन जी को लगता है कि भाई मेरा ही परिवार राज करने के लिए पैदा हुआ है, अगर उनका राज खत्म हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर अर्जुन मुंडा का राज खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। किया क्या है इन्होंने? हमको तो आपको पता नहीं है सोमा मुंडा का, कि आप हिस्ट्री में जाइए, सोमा मुंडा एक हैं, कोई पता नहीं कितने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, उनकी एक कमिटी बनाई, कोई सरकार थी, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते भी होंगे।
उन्होंने क्या किया कि ये किताब है ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल, रिजले साहब की। ये हिंदुस्तान की एक बेहतरीन किताब है ट्राइब्स पे। इस किताब से उन्होंने फैक्ट्स लिया और इसके निष्कर्ष उन्होंने उलट दिए। इस तरह की बेईमानियां करती है सरकार। लगता है सरकार में मनुष्य नहीं है, ये भेड़ों का समूह है, और उसमें एक चालाक आदमी कोई चीफ मिनिस्टर है जो चाहे कर सकता है, एक चालाक आदमी प्राइम मिनिस्टर है जो चाहे कर सकता है। तो अगर ये घराने खत्म हो जाए उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, खत्म ही हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग बिल्कुल प्रो पीपुल नहीं है। ये सारे घराने खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन आप बिल्कुल यकीन मानिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर इनको एसटी का दर्जा मिलता है तो यहां जो ट्राइब्स हैं एक कम्युनिटी के रूप में, ट्राइब्स कम्युनिटी के रूप में, सारे ट्राइब्स, इनकी ताकत मजबूत होगी, इनकी राजनीतिक ताकत मौजूद है, इनको हराना मुश्किल होगा। और मेरे जैसा आदमी जो न्याय का पक्षधर है, जो इक्विटी को मानता है, जो संविधान को मानता है, मेरे जैसा आदमी तो चाहेगा कि ये मजबूत हो, ताकि इनका लैंड, इनका जो एलियनेशन है लैंड का वो रुके, इनका जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसको एक गति मिले, जो पिछड़ गए हैं उनको एक रास्ता मिले, वो चाहे आरक्षण के द्वारा मिले या दूसरे पॉलिसीज के। हम उसके बारे में ओपन है, वो सरकार का काम है, मेरा सरकार को सजेस्ट करना काम नहीं है। लेकिन इनका जो डिप्राइवेशन है वो खत्म होना चाहिए। इनको जो मौके नहीं मिले वो मौके इनको मिलना चाहिए। सर, अब तो आखिर कल क्या हुआ और अगली सुनवाई कब तक होगी? क्या इसमें सरकार से कोई जवाब मांगा गया है? सरकार से मतलब इनडायरेक्टली जवाब मांगा गया है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो एसजी खड़े थे वो चूंकि जैसा भी हमको पूछे कि काउंसिल आप हमको ये बताइए कि हमको क्या पार्लियामेंट को डायरेक्शन देना है, तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट को नहीं, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन देना है। तो उनकी बात भी अपनी जगह सही थी, क्योंकि उनको लगा कि इसमें कई तरह के कंसल्टेशंस होंगे, कमिटीज बनेगी, तब ये डिसाइड होगा, है ना। तो हमने कहा कि ये सारी बात सरकार का काम है, हमको बॉदर करने की जरूरत नहीं है। हम केवल आपके पास इसलिए आए हैं कि हमारा जो नाम निकाला गया है वो आर्बिट्ररी तरीका है, और वो आर्टिकल 14 का मैटर है कि सरकार कोई भी आर्बिट्ररी तरीके से कोई काम नहीं कर सकती है। तो सरकार के पास कोई लॉजिक नहीं है कि उसने मेरा नाम क्यों हटाया। और मेरा नाम अगर शामिल होगा तो हमारा जो 70 साल का डिप्राइवेशन है और हमारा जो लैंड एलियनेशन हुआ है 70 सालों में, वो रुकेगा। और हम उसके लिए ये प्रेयर के साथ हम आपके पास आए हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि सरकार को ये कहना है कि आप एग्जामिन करो कि आपने इनका नाम कैसे हटाया। अगर आपके पास कोई तर्क नहीं है या कोई बेसिस नहीं है इनका नाम हटाने का, तो इनका नाम आप इंक्लूड करिए। नाम इंक्लूड होने के साथ हमको न्याय मिल जाएगा। हम 70 साल का कॉम्पेंसेशन नहीं मांग रहे हैं। कॉम्पेंसेशन कोई कोर्ट भी, हाई कोर्ट क्या, ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे सकती है। और ये एक ऐसी चीज है आर्टिकल 14 का, जिसके लिए सबसे बड़ी अदालत ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है इसके लिए। तो आई हैव बीन टू द राइट प्लेस, मैं सही जगह आर्गू कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि रांची उच्च न्यायालय जो इस मसले पर न्याय करेगी। अभी मतलब उस पर केंद्र सरकार अपनी जवाब, केंद्र सरकार को क्या कहना है कि आपका जुरिस्डिक्शन नहीं हो, जुरिस्डिक्शन पर बात करेंगे, उनका मैटर है। मैं उनको बताऊंगा कि कुछ तो बता दिया, कुछ अगली डेट पर जब उनकी बहस मैं सुनूंगा एएसजी की, तब बताऊंगा कि कोर्ट का कैसे जुरिस्डिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट के दुनिया भर के जजमेंट है आर्टिकल 226 पे, हमको नहीं लगता है कि उनके पास डिफेंड करने लायक कोई बात है। डिफेंड करने लायक बात नहीं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन है मेरा कि आप इसकी सुनवाई नहीं कर सकते हैं। इससे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट ने नहीं कहा, जो मेरे लिए काफी डिसअपॉइंटिंग है। ये तरीका नहीं है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको न्याय करना है, वो अगर खड़ा होकर कहेगी कि कोई पिटीशन आप प्रिलिमिनरी ग्राउंड पर डिसमिस कर दीजिए, ये तो परले दर्जे की बेईमानी है। किस तरह की बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट्स। वो चाहते हैं कि सुनवाई नहीं हो, सुनवाई नहीं हो, चाहते हैं कि इसको डिसमिस कर दिया जाए इस आधार पर कि ऑनरेबल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन किसके पास है। आर्टिकल 14 में सबसे बड़ा जुरिस्डिक्शन ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास है। अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट इसकी सुनवाई नहीं करेगी तो कौन करेगा? हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे क्या? फिर अदालतें हैं किस लिए? अगर मेरे पिटीशन की सुनवाई अगर नहीं हो सकती ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तो फिर अदालतों को बंद कर देना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वहां प्ली है, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन जो है, वो बिल्कुल अनटेनेबल है, एब्सर्ड है, उसका कोई महत्व नहीं।